अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और ये दिन है गर्मा गर्म। लेकिन हमारी ये दुआ है और उम्मीद है कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। और जैसे कि अब 2 दिन पहले शाम को एक अच्छी हवा चली रावलपिंडी इस्लामाबाद में, खित्ता पोठवार में, लेकिन उसके बाद कुछ बादल आए, लेकिन वो जिस तरह से आए उड़ते उड़ते वैसे ही चले गए। महकमा मौसमियात से जब भी बात होती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि शायद कहीं से कोई एक ऐसा जुमला हमें सुनने को मिल जाए कि अगले हफ्ते किसी दिन बारिश मुतवक्के है, लेकिन मौसम तो गर्म है, भी कुछ भी ऐसा नहीं। बिल्कुल जनाब, मौसम गर्म है, मिजाज आपने गर्म नहीं रखना। मौसम का जो है गर्मी में जोर जारी और सारी है। हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अगर टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो इस पूरे हफ्ते 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस किया जाएगा, 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाएगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जैकबाबाद या और ऐसे इलाके जहाँ पे वैसे भी मौसम गर्म और खुश्क रहता है एज़ कम्पेयर टू रावलपिंडी इस्लामाबाद, उनका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। लाहौर, बहावलपुर, हर जगह जो है तेज़ धूप है। और आज के टेम्परेचर के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं कि आज का जो टेम्परेचर है वो भी मैक्सिमम 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये जो है रिजवान, अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि हम जब भी अपने मोबाइल्स में देखते हैं ना, तो हर मोबाइल में ये गैजेट मौजूद है कि आपको टेम्परेचर्स बता दिए जाते हैं और मौसम कैसा है, कैसा रहेगा। अब ये टेम्परेचर जो है ये इसमें होता है कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फील्स लाइक 43 या फिर ह्यूमिडिटी लेवल है। और लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं और एक चक्कर लगा के आते हैं, आप पैदल जाएं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं, अपनी कार पे जाएं, अपने बाइक पर जाएं, तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये 43 नहीं है, ये तो 43 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस कदर गर्मी हमें महसूस हुई है ये 43 नहीं, ये 47 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन मानूर कल 21 मई से 27 मई तक पूरा एक हफ्ता लगातार टेम्परेचर्स गैर मामूली तौर पर बढ़ेंगे। 6 से 8 डिग्री तक इजाफा बताया है महकमा मौसमियात ने। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं वहाँ पे बच्चों को स्कूल्स में भी छुट्टियाँ दी जा रही हैं। 25 मई से छुट्टियाँ हैं पंजाब के डिफरेंट स्कूल्स में और इसमें ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। अब ये जो गर्मी की लहर रोज़ बरोज़ तेज़ से तेज़ तरीन होती जा रही है, इस पर हम जानेंगे एक्सपर्ट की राय के जिस तरह अब 27 मई तक गैर मामूली तौर पर टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या होगा। एक्सपर्ट के साथ साथ महकमा मौसमियात के हेड भी हैं। बिल्कुल जनाब, डीजी हैं महकमा मौसमियात के माहर साहिबजाद खान, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि चले 27 मई तब तक तो कहा जा रहा है कि गैर मामूली तौर पर टेम्परेचर बढ़ेंगे, रेज करेंगे, लेकिन इसके बाद कोई रिलीफ के चांसेस हैं, कुछ मौसम बेहतर होने के चांसेस हैं? बिल्कुल, देखें मौसम तो बदलता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो एक ऐसा पीरियड आ रहा है कि जी बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही हमें, और जो हमारे मॉडल्स या हमारी जो वो ट्रेंड नज़र आ रहा है वो ज़्यादा टेम्परेचर्स की तरफ ही जा रहा है। तो इसमें जो है, जैसा कि ये हमने 21 मई से लेके आगे तक 27 तक ख़ास दिन जो हैं वो देखें कि इन दिनों में टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। मतलब है कि जी पहले अगर हमारे पास हमने कहा कि जी 8 डिग्री सेंटीग्रेड अबव नॉर्मल है, तो ये 10 तक भी जा सकता है, यानी हर जगह पे तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ सकता है। सिंध के अगर कल के टेम्परेचर आप देखेंगे तो कल एक जगह पे 49 भी था और बाकी 48 तो अक्सर जगह पे था जी। और बलूचिस्तान की जो सिब्बी का इलाका था वहाँ पे भी टेम्परेचर 47 था। पंजाब के भी कुछ इलाके थे जहाँ पे 46 डिग्री सेंटीग्रेड था। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान ये 44 की रेंज में थे। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो है ना, रावलपिंडी में थोड़ा सा टेम्परेचर 1-2 डिग्री का फ़र्क होता है, लेकिन इस्लामाबाद में चूँकि सब्ज़ा ज़्यादा है, ग्रीनरी ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अभी तक 41 या ये है, लेकिन यहाँ पे भी बढ़ेगा, यहाँ पे भी 43। और इस्लामाबाद का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है ना अभी तक जो है वो 45.7 है, इससे ऊपर नहीं गया वो। और ये रिकॉर्ड टूटने वाला तो नहीं, ये अभी मुश्किल है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है ना वो हमारे पास टेम्परेचर है 54 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो तुर्बत का है, और वो 28 मई 2017 का है। यानी 54 डिग्री सेंटीग्रेड जो इस वक्त एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान जो हमने रिकॉर्ड किया है वो तुर्बत का टेम्परेचर है। लेकिन इस वक्त इतने दर्जा हरारत नहीं जाएंगे,
50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तकरीबन सिंध के अक्सर इलाके ये जो आगे आने वाले दिन हैं वहाँ तक टेम्परेचर जा सकता है। लेकिन हमारे पंजाब के भी अक्सर इलाके जो हैं वो 48 या इस रेंज में आ सकते हैं। किसी जगह पे कुछ शायद पंजाब में भी किसी जगह पे 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो अब जाए। ये टेम्परेचर्स का ऊपर होना मार साहब, हम देखते हैं कि ये ज़रूरी है कि वो हीट वेव ही हो जो टेम्परेचर्स ऊपर हैं, या हीट वेव के लिए हमारा जो मौसम है उसमें देखिए खास तौर पर एक फिजा बनती है? हीट वेव के लिए आपका टेम्परेचर जब 45 से या जो भी एक रेंज आपकी नॉर्मल की उससे 6-7 डिग्री ऊपर जाके मुसलसल तीन से ज़्यादा दिन अगर वो सस्टेन करता है ना, तो तब हम उसको हीट वेव कहते हैं। अदरवाइज़ हम उसको हीट वेव की डेफिनेशन में नहीं लेके आते। नॉर्मल टेम्परेचर ठीक है 48-49 हो गया, लेकिन अगर वो सस्टेन कर जाता है तो तब वो हीट वेव बनती है। तो अभी जो हम प्रेडिक्शन देख रहे हैं उसमें तो लगातार हम देख रहे हैं कि अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद का टेम्परेचर 41 या 42 है या 43 है, तो वो 3 से 4 दिन की प्रेडिक्शन में आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे भी ये भी हीट वेव है। ये कंसिस्टेंट जो टेम्परेचर एकदम हो जाते हैं ना, इसको हम हीट वेव की डेफिनेशन देते हैं। सही। तो ये टेम्परेचर खैर अभी जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, मौसम जो है ना, पीछे आपने क्लाइमेट चेंज की इफ़ेक्ट्स देखे होंगे। अप्रैल का महीना जो है ना बड़ा अब नॉर्मल सा गुजरा है, लेकिन अभी ये टेम्परेचर आपके थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर यानी आप देख लें कि पहले भी 54 तो हुआ है ना किसी वक्त, 53 भी हुआ है मंजो दड़ों में, लाड़काना में भी और सखर ये इलाके। आपने देखा होगा कि कुछ आपके ये अशरात जो है ना, ये पौधों पे आजकल वो एक सफ़ेद बग सा वो फिर रहा होता है, वो फलों को भी नुकसान दे रहा होता है। ये जब लू चलती है ना तो फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आम मक्खी मच्छर अभी तक आपको इस्लामाबाद में नज़र आता है। सुबह वाक पे जाएं तो वो मच्छर ही आपकी खिदमत कर रहा होता है। वरना ये तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये चीज़ें जो है ना, इनसे भी आपको वो थोड़ी सी निजात मिलेगी। प्रॉपर ये इकोसिस्टम है, एक चीज़ का अगर नुकसान है तो दूसरे साइड पे इसका फ़ायदा भी आ रहा है। फ़ायदा भी है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ के हवाले से डिस्कशन की जा रही है, हमारे जो पानी के रिजर्वायर्स हैं, अभी भी कुछ सोशल मीडिया पे इस हवाले से बात हो रही थी कि अगर इसी तरह हीट वेव जारी और सारी रही, इसी तरह टेम्परेचर बढ़ता रहा और खुश्क जो हम देख रहे हैं, सख्त गर्मी भी है, तो इससे क्या हमारे जो डैम्स में पानी का लेवल है वो कम होने का ख़तरा भी है, और फिर क्या पानी की कमी का भी ख़तरा है? इस साल अल्लाह ताला की बड़ी नेमत, आप मैंने बताया ना कि अप्रैल में अब नॉर्मल गुजरा है, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे डैम्स जो है ना, मंगला और तरबेला, इनमें पानी की सतह इतनी है कि आपके पास वो जो पावर जो है ना, यानी आप कह सकें कि कम नहीं होगी बिजली की पैदावार। मंगला में तकरीबन 2 MAF पानी जो है ना इस वक्त ज़्यादा चल रहा है पहले की निस्बत, इन बारिशों की वजह से। और अभी भी पानी 80,000 क्यूसेक तक जेहलम में आ रहा है। और आगे जो उनकी रिलीज़ है वो भी यानी जो फसलों के लिए है, चावल की फसल काश्त होनी है, उसके लिए भी अच्छी रिलीज़ जा रही है। मोर देन मेरा ख्याल है 50,000 क्यूसेक से ज़्यादा वो छोड़ भी रहे हैं, और तकरीबन 80 या 86,000 क्यूसेक एवरेज पानी आ रहा है। 2 MAF पानी बहुत ज़्यादा पानी होता है। तकरीबन इस वक्त मंगला का लेवल जो कि कभी भी नहीं होता 40% पे मौजूद है। यानी आपके पावर में जो होता है ना कि जी वो उसमें शॉर्टेज हो जाती है, पानी नहीं मौजूद, तो पानी ठीक ठाक मौजूद है इंशाल्लाह। इस फील्ड में यानी जो हाइड्रोलॉजी ये आप कह सकते हैं कि जी पानी से बिजली पैदा होनी थी, उसमें कमी नहीं होगी। इसी तरह तरबेला आपका है, तो तरबेला में भी नॉर्मल से 1 MAF पानी ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत। अगर देखें पानी वो आपके लिए काफ़ी अच्छी सूरत हाल है। आपने देखा होगा कि पहले आजकल दिनों में इस्लामाबाद में वो होता था कि जी आपके ये डैम जो हैं ये पानी कम होना शुरू हो जाता था, सप्लाई नहीं होती थी। सप्लाई। तो ये बारिशें जो है ना इस लिहाज से हमें थोड़ा सा फ़ायदा देगी हैं। अच्छा, दूसरा हमारे साहब, हम पानी के रिजर्वायर्स तो हमारे अच्छे हो गए, लेकिन जब टेम्परेचर ऊपर जाता है फिर हमारे जो लार्जेस्ट ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू होते हैं, पानी उसकी वजह से भी आता है। और फिर हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में प्री मानसून और मानसून की बारिशें, अब जब इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा तो सैलाब की वजह भी बनेगा। बिल्कुल। देखें, बारिश के साथ फिर जब स्नो मेल्टिंग और उसके बाद उनका इम्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इस साल खैर एक चीज़ है कि आपने देखा होगा कि जी जनवरी और फरवरी के पूरे महीने में ना बारिश हुई है ना स्नो अकोमोडेशन हुई है। तो जो स्नो यानी वो यानी बर्फ़बारी होती रही है, मार्च के महीने में वो टेम्परेचर उस वक्त इतने हो गए थे कि वो सस्टेन नहीं कर सकी होगी।
तो वो इसी वजह से भी पानी जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है कि जो हमारे रिजर्वायर में है। तो आने वाले दिनों में हमारा टोटल डिपेंडेंट जो है ना वो ज़्यादा ग्लेशियर बहरहाल देखें उनका भी इम्पेक्ट होता है, काफ़ी टेम्परेचर राइज़ करेगा तो वो करेंगे, मेल्ट होंगे। अभी बल्कि आपके ये जो गुलाफ है ग्लेशियर। हमारे साहब, हम अपने गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे और अपने नाजरीन को हम ताज़ा तरीन सूरत हाल से, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से भी आगाह करते चलें। और सैयद इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के हमरा ईरान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ईरान में आंजहानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई और कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख़बर से मुलाकात भी करेंगे। को बताते चलें कि पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इससे कबल भी वज़ीर-ए-आज़म अपने पैगाम में ईरान की सफारतखाने के दौरे के दौरान भी और कल काबीना इजलास में भी वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के साथ इज़हार अफसोस किया। ईरान की क़यादत के साथ, ईरान के अवाम के साथ पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक मुदब्बर सियासतदान थे, मुदब्बर रहनुमा थे इब्राहिम रईसी, और उनकी जाने से उस मुस्लिम उम्मा को एक बड़ा नुकसान हुआ है। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के दाई थे। सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गम का इजहार किया। आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के हमरा ईरान का दौरा करेंगे और तेहरान में ईरान के साबिक सदर आंजहानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे मौसम की सूरत हाल के हवाले से और हमारे साथ डीजी महकमा मौसमियात महर साहिबजाद खान मौजूद है। महर साहब, आपसे अब हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं, वाटर रिजर्वायर्स के हवाले से, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू भी है। अब ऐसे में पूरी दुनिया मिल की कोशिश कर रही है कि टेम्परेचर जो हमारा बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जाए 1 या 1.5 डिग्री। क्या अब ये हो सकेगा? हम कहते तो ये हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है इस पर दरख्त लगाएं, या जो नई टेक्नोलॉजी हमारी दीगर ममालिक के साथ कोलैबोरेशन के साथ हम पाकिस्तान में स्टार्ट करें, क्या उससे हम इसी टेम्परेचर पर रुक जाएंगे या ये रिवर्स हो सकता है? देखें जी, रिवर्स तो मुश्किल है, यानी जो हम यानी अब देखें ना, जिन वजूहात की बिना पे ये टेम्परेचर इस लेवल तक गया है, क्या आप उनको भी करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे? नामुमकिन है। आपके शहर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपने लैंड जो ग्रीन एरिया था उसको कम कर लिया है। तो इस चीज़ को अब कम करना, हाँ हम इसको सस्टेन कर सकते हैं कि अगर हम अपने जो है सोसाइटीज़ या शहर जो हैं ये वर्टिकल लेके जाएं, मल्टी स्टोरीज़ की तरफ जाएं। फिर दूसरी बात ये है कि जी हम जो सबसे ज़्यादा ये इंडस्ट्रियल एरा है या दूसरे ये आप फॉसल फ्यूल्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पेट्रोल या इस चीज़ से, और ये गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ रही हैं, क्या इनको भी हम कंट्रोल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे लेके आएंगे या सोलर पे लेके आएंगे? यानी हमने अपनी लाइफस्टाइल जो है ना वो तब्दील करना है। मेरा ख्याल है मुश्किल है हमारे लिए तब्दील करना। हम तो वो दौर कंफर्ट जोन से निकलना ज़रा मुश्किल होता है, और ये हमने अपनी अब देखें, मैं सीधी सी बात है कि जी पहले एसी नहीं होते थे तो लोग गुजारा करते थे, अब हर बंदा एसी इस्तेमाल करता है, तो डेफिनेटली आपकी पावर भी ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन एसी का जो उसमें CFC गैसेस उसकी एमिशन हो रही होती हैं वो ज़्यादा नुकसान। प्लस जो हीट निकलती है अगर वो आप घरों में इस्तेमाल करें, गाड़ियों में इस्तेमाल करें, बिल्कुल वो निकलती है, और वो जो आपके एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है उसको भी नुकसान पहुंचा रही होती है। आखिरकार ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ऊपर की तरफ ही जा रही होती हैं ज़मीन से उठ के, तो वो फिर एजिंग वाला, ये अगर हम ये कहें कि अर्थ की एजिंग हो रही है इससे, तो उसका रिवर्सल ज़रा मुश्किल होता है। जब ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले इस बात को बड़ा फील भी करते हैं और बाकायदा महसूस करते हैं कि जैसे ही वो बाउंड्री क्रॉस करते हैं, जिसे हम फैज़ाबाद का पुल कहते हैं, जैसे ही उसको क्रॉस करते हैं तो टेम्परेचर में एक अच्छा खासा तब्दीली महसूस करते हैं और फिर उसका जिक्र भी करते हैं, इजहार भी करते हैं। और ये फ़र्क, जैसे मार साहब ने कहा कि सिर्फ दरख्तों की वजह से ग्रीनरी ज़्यादा है। बिल्कुल, और हम ये देखते हैं कि इवन इस्लामाबाद की कुछ अगर हम रोड्स पे जाएं जहाँ बिल्कुल कवर्ड हैं दरख्तों से, तो वहाँ पे प्रॉपर्ली हमें 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क महसूस हो रहा होता है। आप ट्रेल पे चले जाएं वहाँ पे अलग टेम्परेचर फील हो रहा होता है। अब जहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात करें, और हमने ये भी बात की
कि अब मौसम तो हीट वेव है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में 27 मई से लैंडस्लाइडिंग की भी प्रिडिक्शन है। अब ये लैंडस्लाइडिंग तेज हवाएं क्या होंगी। तेज हवा की वजह से क्या वो जो है उस पे ग्रिप नहीं है क्या, और ख़ास तौर पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब इसमें सफ़र करते हुए भी इज्तनाब करना है या ये इतनी नहीं, लैंडस्लाइडिंग नहीं होगी? नहीं, लैंडस्लाइडिंग तो अगर ज़्यादा बारिश हो तब होती है, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब ये वक्त है वैसे इन इलाकों में, जब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो ना तो फिर वो इलाके जो है ना कंपैरेटिवली काफ़ी, आज जैसे गिलगित का टेम्परेचर रात का जो था ना वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो उससे करदू जाएंगे तो वहाँ पे आज 9 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन वहाँ पे तो गर्मी है उनके वहाँ लिए। पे वो मौसम ठीक है, वहाँ पे वो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। 9 डिग्री आप देखें जी, हमारे फरवरी का वो नॉर्मल होता है कि जी रात का टेम्परेचर होता है और हम कितनी कूलिंग फील कर रहे होते हैं। तो अब लोगों को थोड़ा सा ये मौसम ठीक है, जाएं सैर करें, लेकिन ये है कि जी थोड़ा सा राब्ता भी रखें, बारिश का अगर इम्कान हुआ तो हम बताएंगे। लेकिन रास्ते खुले हैं, सारा कुछ बड़ा वहाँ पे मौजूद, हर चीज़ होगी, तो इन इलाकों में आप जाना चाहिए, बड़ी यानी चित्राल या लेकिन फिर भी थोड़ी सी इस चीज़ की प्रिडिक्शन देखनी है कि लैंडस्लाइडिंग की नहीं, क्योंकि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी झक्कड़ है, आंधी है, तूफान, तेज हवाएं वो भी चलेंगे। बड़ा अच्छा खतरनाक मार्च, हम देखते हैं कि पम्फलेट, और हम पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर भी अपने नाज़रीन को भी आगाह रखते हैं इस हवाले से कि गर्मी की लहर में क्या क्या करना है और कैसे कैसे किन किन चीज़ों से बचना है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम जो हमारे रूटीन के खाने हैं उनमें मसाला जात का इस्तेमाल होता है, फिर पानी का कम इस्तेमाल होता है। अब इस रूटीन को तो हम बेहतर कर सकते हैं, या ये भी हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है कि हम नहीं इसको ख़त्म करेंगे, नहीं कम करेंगे? हिस्सा बन चुका है। मेरा ख्याल है कि जी देखें, हम सुबह दिन का आगाज़ वैसे ही वो एक बेड टी के हिसाब से करते हैं कि यार सुबह बेड टी जब तक नहीं लेंगे पता नहीं जिस्म आपका खुलेगा नहीं। लेकिन आप अपनी रूटीन इस तरह बनाएं कि जी सुबह वॉक करें, वॉक के बाद थोड़ा सा बैठें, रेस्ट करें और फिर पानी पिएं। चाय से मेरा ख्याल है थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरे ये चीज़ें आपके जो है ना वो अंदरूनी सिस्टम जो होते हैं उनको भी चाहे मेरा ख्याल है फेवरेबल नहीं होती कि जी खाली पेट ही आप सुबह का आगाज़ ही उससे करें, बाकी बाद में चाय पिएँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस मौसम में जो ये हीट वेव का चल रहा है, इसमें डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, पसीने के थ्रू या जो कुछ भी है, जो लोग ख़ास तौर पे बाहर निकलते हैं या खेतों में ज़िम्मेदार काम करते हैं, यहाँ पे भी आप महसूस कर रहे होंगे कि जी आपके जिस्म को वो पहले जैसी वो हरकत महसूस नहीं होती, तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि जी बच्चों को, बड़े जितने भी हैं, पानी का ज़्यादा बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस हवाले से हम आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने वक्त निकाला मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, और ये जो करंट हीट वेव है इसके हवाले से हम बात कर रहे थे। महकमे मौसमियात की जानिब से एक पैम्फलेट भी लोगों में तकसीम किया जा रहा है, वो रिजवान के पास है। रिजवान का पैम्फलेट जो है आपको दिखा देती हूँ, इस तरह के पैम्फलेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे भी आप देख सकते हैं, हम अपने प्रोमोस के थ्रू, एड्स के थ्रू आपको इन तमाम चीज़ों के हवाले से आगाह कर रहे हैं। जो और जहाँ अपने पानी का ख्याल रखते हैं, वहीं पर जो परिंदे मौजूद हैं हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जो जानवर हैं जो गलियों में फिरते हैं, चाहे वो बिल्लियाँ हों, वो कुत्ते हों, या फिर वो कोई भी फिरने वाले जानवर, उनके पानी का, उनकी खुराक का भी ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि इकोसिस्टम में ये चीज़ें मुतासर होती हैं। गो कि अल्लाह ताला का बड़ा एक ऐसा बैलेंस सिस्टम कायम है, जैसे मार साहब भी बता रहे थे कि एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी कम होना शुरू हो जाती है, और वो फ़ायदे के लिए होती है और समटाइम्स वो नुकसान के लिए भी होती है। तो ये हमारे ही बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया मार साहब। और हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ अपने नाज़रीन को बताते चले कि जब रावलपिंडी इस्लामाबाद के टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो फिर हमें अपने बॉडी टेम्परेचर्स को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल जनाब, उस मेहनत के हवाले से भी बात करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। क्रिकेट में हातमी टकराव के लिए हो जाए तैयार। खत्म हुआ इंतजार, दुनिया की सफे अव्वल की टीमें तैयार हैं, जान में हैं। एक ही हदफ के ताक़ुब में होगी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। जंग होगी हिकमत अमली की, ताकत की, महारत की। उठाकर बल्ला घुमाकर वक्त है जोर से हिटे लगाने का,
विकेट उड़ाने का, डाइव्स लगाने का। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 2 जून से 29 जून तक पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। गेम ऑन है। जी जनाब, मौसम की शिद्दत के हवाले से हम बात कर रहे थे। ये हर जगह असरअंदाज हो रहा है, लेकिन हमारी पर्सनालिटी पर, हमारी सेहत पर भी इसका गहरा असर होता है। क्योंकि जिस तरह भी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात करते, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी क्यों ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये तो हम अक्सर बात करते हैं। गर्मी आती हैं तो हमारा सारा वो जो डाइट प्लान होता है वो भी चेंज हो जाता है। लेकिन रिजवान, एक और चीज़ होती है, हम अक्सर सुनते हैं जैसे गर्मी आई कि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो गई, लोगों को बहुत ज़्यादा स्टमक इशू होना शुरू हो गया। आखिर ये क्यों होता है? कोई डायरिया, तो होती नहीं हैज़ा है। और हाँ। कुछ खाने पीने की बेतरतीबी, भूख नहीं लगती, प्यास ज़्यादा लगती है, खाया कम जाता है, पानी ज़्यादा पिया जाता है। फिर पानी के लिए भी मशरूबात, कोशिश ये की जाती है कि अगर हमने डिहाइड्रेशन से बचना है तो ऐसे मशरूबात इस्तेमाल किए जाएँ जो कि मार्केट से मिल जाते हैं। अब वो कितने मुज़र सेहत होते हैं, किस कदर हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे इसी हवाले से। क्यों ना डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर उस्मान आफ्ताब अहमद हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन जानना ही चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि हीट स्ट्रोक, हम नॉर्मली गर्मी लगती है लेकिन हीट स्ट्रोक, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देख, आम गर्मी लगना तो एक नेचुरल फिनोमेना है। वो तो अगर आप सर्दियों में हीटर के सामने बैठे तो भी आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, वो एक नेचुरल फिनोमेना है। हीट स्ट्रोक उसकी बहुत एडवांस स्टेज है। उसके कई फैक्टर्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना कि आपका बॉडी टेम्परेचर। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, जो इंसान और बाकी कुछ जानवर तो यानी कि हमारी बॉडी एक टेम्परेचर को कंट्रोल करती है और एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा गर्मी के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर हो तो ये आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिस तरह बुखार की सूरत हाल में हो जाता होता है। तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि अब उसको बॉडी न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ इकदामात करेगी। जो इकदामात वो अपने आप को तो प्रिजर्व कर रही है, लेकिन उसकी वजह से बाकी जो हमारा सिस्टम है उसको नुकसान पहुँचना शुरू हो जाता है। यानी कि पानी ज़्यादा। तो जनाब, अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर उस्मान आफ्ताब मौजूद है। हम बात कर रहे थे हीट वेव के हवाले से। डॉक्टर उस्मान, जब हम देखते हैं गर्मियों का जोर ज़रा ज़्यादा हो जाता है और इसके साथ बल्कि ज़्यादा हो गया है ऑलरेडी, तो इसमें हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी नाफिज हो रही है कि पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्या ये जो हम मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, या वो जो हमारी छोटे छोटे टोटके हैं कि हमने इसके ऊपर से पानी नहीं पीना, उसके ऊपर से पानी नहीं पीना, इस वजह से होता है? असल में हमारा ज़रा हेल्थ सेक्टर वैसे भी ओवरवेल्म्ड रहता है। हम अपनी कैपेसिटी पर रन कर रहे होते हैं, तो एनी प्रेशर जो भी आता है ना, मौसमियाती चेंज, हमारे यहाँ हर थोड़े दिनों बाद कुछ ना कुछ इशू ज़रूर हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो जो सिस्टम है ना वो ओवरटिप कर जाता होता है। इसमें ज़्यादातर लोगों का इशू ये होता है कि जी, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी जब आती है, हमारे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा है। ठंड होगी तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। उसके बारे में तो शायद हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सफाई का इंतज़ाम जो है ना, सबसे की जो इसमें एलिमेंट है वो सफाई का इंतज़ाम है। हम लोग ये काम एज इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते, ये हुकूमत भी नहीं कर सकती। हमें अपने माशरे को एज अ होल चेंज करना है। अब आप हम खुद देते हैं, मतलब इस्लामाबाद में रह रहे हैं, आप देखेंगे आपके साथ वाली प्लॉट अगर कोई खाली है तो वहाँ को कूड़ा फेंक जाएगा। अब उसके उन्होंने अपना घर तो साफ़ कर लिया, लेकिन उसकी वजह से वो एक गंदगी जन्म ले रही है। अब उसमें मच्छर, मक्खियाँ और इस तरह के कीड़े जमा हो रहे हैं। सबसे पहले तो उसमें बाकी घरों का कूड़ा भी आएगा ना? नहीं, बिल्कुल आएगा। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी एक बंदे का फेल नहीं है और एक बंदा ठीक भी नहीं कर सकता। इसको हमने खुद करना है, क्योंकि ये ऐसा मामला नहीं है कि हम अपना घर साफ कर लेंगे तो हम बच जाएंगे। उसकी वजह से यही कूड़ा करकट जब हमारे पानी के निज़ाम में शामिल होगा तो उसमें इम्प्योरिटीज़, बीमारियां, और फिर जैसे हमने कहा कि गर्मियों की सूरत में आपको ज़्यादा इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हम पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से ये हमारे पेट के मसले ज़्यादा शुरू होते हैं। प्लस मशरूबात का, जिससे आपने बात की, इसमें मशरूबात में कॉन्सनट्रेटेड शुगर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और हमारा आम ख्याल ये है कि यार हम ये ठंडी होती हैं, क्योंकि रेडीली पानी इतना ठंडा शायद हमें नहीं मिलता, तो हम कहते हैं कि जी उतने का ही पानी है, उतने की बोतल है, तो
लेट्स तो स्टार्ट अदर एनर्जी शुगर लेवल बरकरार है शुगर हमारा। लेवल वो आपको आर्टिफिशियली तो कर देगी, लेकिन वो शुगर लेवल नहीं हो रहा, वो शुगर लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो आपके हाजमे के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। इसमें मैं एक और चीज़ बोलूँगा, क्योंकि गर्मी की जब हर घर में फ्रिज भी नहीं है और कई इलाकों में बिजली भी नहीं है, तो हमारे यहाँ जो अमूमन एक तासुर आ गया होता है सर्दियों में कि जी एक बार खाना बना लिया और वो कुछ अरसे तक 3-4 दिन तक इस्तेमाल होता है, क्योंकि वर्किंग फैमिलीज़ हो गई हैं सारी, मियाँ बीवी सारे काम कर रहे हैं, तो उसमें जब रीहीटिंग की बात आती है उस खाने को दोबारा गर्म करने की या उस खाने की स्टोरेज की, तो उसमें जरासीम पैदा हो चुके होते हैं और उसकी वजह से ये बीमारियां मज़ीद फैलती हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर लोगों को बताऊंगा कि जिस तरह हमारे अस्पताल में जब मरीज़ पहुंचते हैं ना, तो वो अपने आप को 5-6 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते फॉर इकनॉमिक सोशल रीज़न छोड़ चुके होते हैं, तो जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं उनकी डिजीज़ जो है वो काफ़ी एडवांस हो गई है। अब उनको ड्रिपों की भी ज़रूरत है, अब उनको दाखिले की भी ज़रूरत है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल ओवरवेलम होना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए बेस्ट यही है कि जब आपको ये सारी चीज़ें शुरू हों, आप पहले अपने ज़ाती तौर पे जो इक़दाम कर सकते हैं, यानी कि कोल्ड टावल्स, जो लोग बाहर इस काम कर रहे हैं वो तौलिया या कोई कपड़ा गीला करके सर पे रखें, या पानी की बोतल अगर अपने साथ रखें तो वो बेटर है। नलकों से पानी जो है वो उबाल के पिया जाए। घर में खाना जो है वो ढक के रखा जाए ताकि उसके ऊपर कीड़े और इस तरह के जरासीम ना आए। जल्द से जल्द कंज्यूम करने की कोशिश की जाए। हम अपने बेसिक जो चीज़ें वो करना शुरू करें, हाइड्रेट करें। इसमें मैं ज़रूर कहूँगा ये जो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होते हैं, जिस तरह ORS डिफरेंट नामों से मौजूद होता है, वो घर में पिलाना शुरू कर दें। हम बच्चों को ख़ास तौर पे या बुज़ुर्गों को जो एज स्पेक्ट्रम के दोनों साइडें पे हैं, उनको मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कभी एक चीज़ तजर्बा करके देखें, आपको जब पसीना आए ना तो आप अपनी स्किन को चाट के देखें, आपको वो सॉल्टी लगेगी, क्योंकि आप मिनरल्स सारे अखराज हो गए। तो हमें खाली पानी की ज़रूरत नहीं है, हमें रिहाइड्रेशन में इन मिनरल्स की भी बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब हम जानेंगे कि हम एक छोटी सी बात कर रहे हैं अपने नाज़रीन से, जैसे उन्होंने खाने की बात की कि हम खाना बना के रख लेते हैं और फिर उसको कई दिन तक स्टोर करने की कोशिश करते हैं कि दोबारा ना बनाना पड़े। कम खाएं, सादा खाएं, लेकिन सेहतमंद और अच्छा फ्रेश खाना खाएं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जहाँ पे मिथ्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कहा यह जाता है कि फ्रिज में रखेंगे और रीहीट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, फ्रीज़ कर लेंगे तो इशू नहीं होगा। इसी तरह खाने के हवाले से अगर हम बात करें, फिर पानी के हवाले से भी, या आपने मशरूबात के हवाले से बात की, जब हम हमेशा ये बात करते हैं कि शुगर लेवल ज़्यादा है तो एक फॉर्म है ज़ीरो की या डाइट की, डाइट में भी हम ले लेते हैं, तो क्या उसमें भी शुगर कंटेंट उतना ही होता है या कम होता है? नहीं, शुगर जो एडवर्टाइज की जाती है वो आपको मिलेगी 1 कैलोरी ड्रिंक होगी या ज़ीरो शुगर ड्रिंक्स होंगी। मैं किसी ड्रिंक के वापस नहीं जाऊंगा, ये मेरे पीछे आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन मेडिकल फ्रेटर्निटी को बिलखुसूस जो है ना इस तरह की आर्टिफिशियल ड्रिंक्स से इख्तलाफ ही रहेगा। शुगर इज़ वन पार्ट ऑफ दिस। उसमें जो केमिकल्स और बाकी इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी अननेचुरल और फ्लेवर हैं और फ्लेवर, लेकिन ना नेचुरली अकरिंग फ्लेवर्स नहीं है। उससे बेहतर यह है कि फ्रेश स्क्वीज जूस अगर मिल जाए ना तो वो तो बहुत बेहतरीन है। दूसरी जो आपने बात की ये रीफ्रीजिंग वाली चीज़, रीफ्रीजिंग में ख़ास तौर पे जो बड़ा मसला पाया जाता है ना वो हमारे गोश्त, चिकन, इनमें है। उसमें एडवाइस हमेशा ये होती है कि फ्रीज़ एक बार होगा। जब आपने एक खाना आ गया, सौदा सल्फ घर में आ गया, अगर आपने बनाने से पहले फ्रीज़ करना है तो वो दैट इज़ फ्रोज़न, फिर जब आप उसको बनाएंगे वो दोबारा फ्रीज़ नहीं होगा। या आप अगर सालन एक बार बना लेंगे, उसको एक बार फ्रीज़ करेंगे तो वो एक बार ही थॉ होगा, बार बार थॉ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये चीज़ें फिर वो जरासीम एक बार पैदा हो गए उसके बाद तो वो आप बार बार जब उसको रीहीट करेंगे ना चूल्हे में, माइक्रोवेव में, तो वो बढ़ते जाएंगे और उसमें जो गोश्त की अपनी इंटेग्रिटी है वो खराब होती है। डॉक्टर साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और ये तजुर्बा हम भी करते हैं, हमारे सामने सब कुछ होता है, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते कि एक खाना जो रखा हुआ था वो ख़राब हो गया और उसमें से एक तो जो बदबू आती है या फिर अगर उसमें कीड़े पैदा हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी निशानियाँ रखी हैं, हमें इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और साथ साथ अपने घर वालों की सेहत का और अपने सेहत के निज़ाम का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी कीमती वक्त का प्रोग्राम का सिलसिला हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक की तरफ
पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के माबैन तवील मुद्दती शराकत दारी पर इत्तेफाक। ज़राअत व तवानाई समेत दीगर शोबों की बहाली और सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ख्वाब इक्तिसादी तौर पर मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और रुख करेंगे खेलों के मैदान का। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज जो कि अभी ज़ेरे बहस है। आज से आगाज हो रहा है। लीड्स में 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पहला T20 मैच आज खेला जाएगा, रात 10:30 पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर आप ये मैच बल्कि पूरी सीरीज बराह रास्त देख सकेंगे। गैरी कर्स्टन ज्वाइन कर चुके हैं टीम को, हेड कोच हैं। मुलाकात हुई उनकी टीम से, वहाब रियाज ने शर्ट पेश की, जबकि इसके साथ साथ बाबर आजम से भी मुलाकात की और फिर कुछ घंटों पर वही तवील सेशन में उन्होंने टीम को मॉनिटर भी किया। तो क्यों ना हम इस पर बात कर लें, जो नज़र रखते हैं क्रिकेट की खबरों पर, क्रिकेटर्स पर भी नज़र रखते हैं और उनकी ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ पर भी बात करते हैं। बिल्कुल जनाब, हमें प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट ने ज्वाइन किया है, खुरम शहजाद अवान। सबसे पहले वेलकम टू द शो आप। अस्सलाम वालेकुम। खुरम साहब, आज की जो मैच है, खासतौर पर जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही पहले, उसमें पाकिस्तान को आप टीम को कितना देखते हैं, मोराल कितना उनका हाई है? और हम देख रहे हैं कि अब जो है ज़्यादा नज़रें भी है उन पर, नए हेड कोच भी आए हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस सबको? नहीं देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुशैन बात है कि गैरी कर्स्टन ने टीम को ज्वाइन कर लिया और आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा अंडर बेल्ट जो सक्सेस रही है, जिस तरह से पास्ट का उनका एक्सपीरियंस है, काफ़ी क्वालिफाइड कोच भी हैं और रिसेंटली जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने एक आपको पता है वर्ल्ड कप भी जिताया है इंडिया के साथ जब टीम के साथ थे। और दूसरा जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तान की टीम का, देखें तो मोरल काफ़ी हाई है, जिस तरह से कल प्रेस टॉक की है बाबर आजम ने और रिसेंटली जिस तरह से पाकिस्तान ने सीरीज़ फिनिश की है अगेंस्ट आयरलैंड। आपको पता है कि पहले मैच में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान को लॉस हुआ और फिर पाकिस्तान ने बैक टू बैक जो है 2 मैचेस जीते और पाकिस्तान ने सीरीज़ जो है 2-1 से विन की है। और आयरलैंड में देखिए पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही प्लेयर्स वगैरह की, जिसके अंदर खासकर मैं जिक्र करना चाहूँगा फ़खर जमान ने, जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, जिस तरह से आपको पता है कि काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर हैं। फिर शॉर्ट इनिंग्स थी, बहरहाल बहुत अच्छी एक फायर पावर इनिंग्स खेली आज़म खान ने और वो भी आपको पता है कि इंजरी के बाद टीम में वापस आए। और रिसेंट जो है आपको पता है कि 2 खासकर जो T20 के जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, वो 3rd और 4th रैंकिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और कल प्रेस टॉक में उनसे पूछा भी गया कि आप जो है एज ए ओपनर आएंगे या क्या वन डाउन, तो उन्होंने कहा कि जी मैं एज ए वन डाउन आऊँगा। और आपको पता है कि लास्ट जो पाकिस्तान ICC का जो T20 का जो फाइनल हुआ था, दोनों टीमें फाइनलिस्ट थी और ये इंग्लैंड जो है डिफेंडिंग चैंपियन भी है और थोड़ा सा जाहिर सी बात है स्लाइटली उनको एज ज़रूर होगा वहाँ के लेकिन कंडीशन के हवाले से। बहुत अरसा 2022 में डिफेंडिंग चैंपियन था, लेकिन 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप था उसमें जो इंग्लैंड की कंडीशन रही थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट की, और उसका प्रेशर भी ज़ाहिर है उन पर होगा। और फिर बहुत सारे प्लेयर्स अब दोबारा जेलअप होंगे, वो एक लीग खेलने के बाद वापस गए हैं प्लेयर्स और फुल स्ट्रेंथ इंग्लैंड की टीम मैदान में उतरेगी। तो पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग टेस्ट करने का भरपूर मौका मिलेगा। आयरलैंड वाला माइंडसेट हमें आगे लेकर चलना है या जो हमारा गेम प्लान है हम उसको फॉलो करना है, जो अपोजिशन को देख? नहीं देखिए, अब कल जैसे प्रेस टॉक में भी बाबर आजम ने काफ़ी क्लियर कह दी, अब हमने जो है फाइनल अपनी एग्जीक्यूशन पे जाना है, जो कॉम्बिनेशन है वही फाइनल करना है और ये जो फाइनल कॉम्बिनेशन होगा इसी को हमने वर्ल्ड कप तक के लिए कंटिन्यू करना है। आपको पता है कि वर्ल्ड कप से पहले ही आपके 4 मैचेस हैं और बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। सही आपने कहा था कि इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस है, हालांकि डबल हेडर चैंपियन थी, अप टू द मार्क नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ इंग्लैंड की जिस तरह से परफॉर्मेंस थी, पर T20 के अंदर वो हमेशा से फेवरेट रही है। खासकर देखिए उनके आदिल रशीद जो हैं वो T20 के अंदर इस वक्त नंबर 1 बॉलिंग में भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको पता है कि IPL छोड़ के 8 प्लेयर्स जो हैं टीम में वापस भी आए हैं, टीम को रीजॉइन भी किया है, जिस तरह से जॉस बटलर वगैरह, फिर आर्चर के हवाले से हो रहा है, इंजरी के बाद वापस आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड एंड पे जहाँ तक देखें पाकिस्तान की टीम के हवाले से, पाकिस्तान की टीम जो है T20 में हमेशा से आपको पता है फेवरेट भी रही है, हमेशा से परफॉर्म करती भी आई है। पाकिस्तान की टीम के खासकर जो है आज का जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखते हैं,
स्पेशली साइम अयूब की परफॉर्मेंस हालांकि इम्पैक्ट प्लेयर हैं, उस तरह से अप टू द मार्क नहीं रही, पर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करेंगे। और खुशैन बात ये है कि आप आखिरी 2 सीरीज़ में देखें जिस तरह से कमबैक की है आपके शाहिनशाह अफरीदी ने, मैन ऑफ द सीरीज़ भी हुए हैं, आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच भी हुए हैं, अपना रिदम में भी आए हैं, एक्सप्रेस पेस से भी वापस आ गए हैं। पाकिस्तान का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सही, तो हम खैर इस हवाले से भी बात करेंगे कि होम ग्राउंड का कितना बेनिफिट होगा या आगे क्या सिचुएशन होनी चाहिए, लेकिन अब वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारा रुख था खेलों के मैदान का, अब दोबारा उसी तरफ रुख कर लेते हैं। और जब हम खेलों का जिक्र करते हैं तो क्रिकेट इज़ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट फेवरेट गेम ऑफ पाकिस्तानीज़, बल्कि एशिया में हम देखा जाए तो बड़ी फेमस गेम है। अब जब क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं तो हमारी नज़रें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे होती भी हैं, अप्रिशिएट भी हम फ़ौरन करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी हम फ़ौरन करते हैं। हम बात कर रहे थे खुर्रम शहजाद अवान साहब से और उन्होंने कहा कि T20 में पाकिस्तानी अच्छा परफॉर्म करते हैं और हमारे लिए अब मैटर ये करता है कि परफॉर्म अच्छा किया जाए। वही बात है कि एंड रिजल्ट क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि देखा जाए जितनी क्रिकेट और ममालिक में डेवलप है, हमारी उस तरह डेवलप नहीं है, बट स्टिल इस पर काम हो रहा है। तो अब होम ग्राउंड की एज मिलना और फिर दूसरी जगह पे जाके परफॉर्म करना अब पाकिस्तानी टीम की अब चैलेंजिंग नहीं होगा? बिल्कुल चैलेंजिंग ज़रूर होगा। देखें पाकिस्तान के काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, कोई फर्स्ट टाइम नहीं गए और फ्रीक्वेंटली इंग्लैंड जाते रहते हैं और वहाँ की कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा उनको अवेयरनेस है। और आपको पता है कि जहाँ तक आपने देखें होम एडवांटेज की बात की, आपको पता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा एशियंस हैं, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली इंग्लैंड के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके भी आ रहे हैं, स्पेशली मैच देखने के हवाले से। और इसके बाद आपने जो ट्रैवल करना है USA के लिए ट्रैवल करना है और वेस्ट इंडीज़ में जहाँ पे वर्ल्ड कप है, USA में भी पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा तादाद है और वहाँ पे हाई वोल्टेज मैच है जिसका हर बंदे को इंतज़ार है, स्पेशली जो है पाकिस्तान इंडिया का। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ की हवाले से तो ये जैम पैक क्राउड हो गया और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि आज जो है वहाँ पे लीड्स में जो है रेन की एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे फोरकास्ट के हवाले से रेन है। अल्लाह ना करे कि बारिश हो, मैच होना चाहिए और दोनों टीमों के लिए बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तानी टीम ने जो अपना फाइनल कॉम्बिनेशन वहाँ पे अप्लाई करना है जो वर्ल्ड कप के लिए कैरी ऑन करना है। जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा कंडीशंस में अमेरिका की, कैरेबियन कंडीशंस में और इंग्लैंड की कंडीशंस में। अब काफ़ी हद तक रिजेंबल कर रही हैं अब एशियन कंडीशंस और इंग्लैंड की कंडीशंस। हम देखते हैं स्पिन को फेवर मिलती है वहाँ पर, अब पिचेस इस तरह की तैयार की जाती हैं, विकेट्स तैयार की जाती हैं। फिर जैसे आपने बात की क्राउड अच्छा होता है और क्लोज कंपटीशन होता है। इंग्लैंड का मुकाबला करना हमारे यहाँ, अब देखिए प्रेशर फ़ौरन से पहले आ जाता है, जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर के एक्सपेक्ट ये किया जाता है हर मैच में परफॉर्म करें, लेकिन हर मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अब रोल्स डिफ़ाइन करने और उन रोल्स को एग्जीक्यूट करना, गैरी कर्स्टन भी आ गए हैं, कप्तान बाबर आजम भी हैं और टीम में हर प्लेयर को अपना रोल भी पता है। अब ये विनिंग कॉम्बिनेशन ये हमारे बॉलर्स बनाएंगे जो कि हमारी स्ट्रेंथ रही, या फिर हम चेज़ करते हुए अब कंफर्टेबल फील करते हैं T20s में? नहीं देखिए, बिफोर द वर्ल्ड कप आपको पता है कि जब T20 का ये अभी स्क्वाड अनाउंस होने लगा था, आज फाइनल अनाउंस होगा आज के मैच के बाद जो है। और ये इंग्लैंड और सीरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ आस थी। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मर थे, जिस तरह से T20 के हवाले से PSL में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करके आए। उस्मान खान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रहा था कि उस्मान खान को कंटिन्यू कराएं, पर अनफॉर्चुनेट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। और देखिए कैरी कर्स्टन की इंडक्शन से जो है पाकिस्तान की ज़रूर देखें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ज़रूर हासिल होगा कि जिस तरह से उनकी कोचिंग है, क्वालिफाइड कोच हैं और डिफरेंट लीग्स के साथ रहे हैं, मुंसलिक रहे हैं, वहाँ की कंडीशन के हवाले से उनको ज़्यादा अवेयरनेस है। एज ए प्लेयर जो उनका माइंडसेट रहा है जब वो कैप्टन थे साउथ अफ्रीकन टीम के, तो एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेले। नहीं बिल्कुल एग्रेसिव माइंडसेट थे और आपको पता है कि बहुत अंडर बेल्ट जो है सक्सेस भी रही हैं और आते के साथ ही काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। और T20 के हवाले से आपको पता है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच है। और आपको पता है कि T20 फॉर्मेट के अंदर जिस तरह से कल बाबर आजम ने बताया है कि हमने स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की है। हालांकि फर्स्ट पावर प्ले में पाकिस्तान जाके काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ करता था और रिसेंटली जो आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे के बाद जो है पावर प्ले के अंदर 5 छक्के लगाए थे और सबसे ज़्यादा जो है 15 छक्के लगाए T20 के अंदर। और ये एक टोटली डिफरेंट पाकिस्तान का सिनेरियो था। और दूसरे एंड पे अगर आप बात करें तो कॉम्बिनेशन के हवाले से T20 की पाकिस्तान के पास काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं और कैरेबियन के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आज़म खान जो है वहाँ परफॉर्म करके आए हैं, आपके इमाद वसीम वहाँ पे परफॉर्म करते रहे हैं, फिर मोहम्मद आमिर वहाँ पे परफॉर्म करते रहे हैं। पाकिस्तान के पास अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है और ये काफ़ी इफेक्टिव प्लेयर रहेंगे। सही। अच्छा, अब ज़रा हम ओवरऑल क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह आपने कहा लीग्स में जब हम खेलते हैं
पाकिस्तान में अब डेवलपमेंट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अदर गेम्स? क्रिकेट पे पीपल आर मोर इन्वेस्टिंग, बहुत सी स्पॉन्सरशिप भी है, लीग्स भी हो रहे हैं, कितना आप इसका देख रहे हैं फ़ायदा फॉर द? हम देखते हैं कि इस साल हमारा वर्ल्ड कप भी है, तो इस पर कितना बेनिफिट होगा पाकिस्तानी टीम को कि हमारी प्रैक्टिसेस हैं, हमारी रिसर्च हो रही है इस चीज़ पे कि हमने क्या करनी है, नई स्ट्रैटेजीज़ क्या करनी चाहिए, तो इज़ इट बेनिफिशियल फॉर द क्रिकेट डेवलपमेंट? नहीं, बिल्कुल। देखें, अभी रिसेंटली भी ऑनगोइंग टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, पीसीबी ने काफ़ी सारे जो है प्रोग्राम्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए हैं डेवलपमेंट के हवाले से। आपके रिसेंटली विमेन क्रिकेट पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, फिर आपकी अंडर 19 पे काफ़ी इन्वेस्ट किया है, फिर आपकी ऑनगोइंग सीरीज़ है अभी आपके रमज़ान के अंदर जिस तरह से इंटर कॉलेजिएट करवाया है, और अभी रिसेंटली डे बिफोर यस्टरडे जो है चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया है कि हम एक 4 डे और T20 अनाउंस करेंगे, जिसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर हैं वो परफॉर्म करेंगे, और डिफरेंट टीवी चैनल्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक खुशाइन बात है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो टीवी पे नज़र आएंगे, आते के साथ ही परफॉर्म करेंगे। और जहाँ तक दूसरे आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर अकेडमीज़ वगैरह भी हैं, जिस तरह से हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, 2 ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर डिफरेंट आपके डेवलपमेंट और अंडर 13 अंडर 16 के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जो इंजरी के बाद वापसी ज़रा मुश्किल होती है, और हम देख रहे हैं इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर वापस आ रहे हैं, हमारे नसीम शाह हारिस रऊफ हमारे नसीम शाह वापस आए। तो नसीम शाह आयरलैंड के खिलाफ उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, न्यूजीलैंड के खिलाफ उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जो इंजरी से पहले जिस रिदम में थे। तो इंग्लैंड सीरीज़ हेल्प आउट करेगी हमारे उन बॉलर्स को, उन बैटर्स को जो रिदम में नहीं है, जिनकी फॉर्म नहीं लग रही? देखें, अभी नो वे आउट वाली बात है। आपको पता है कि आखिरी सीरीज़ है बिफोर द वर्ल्ड कप, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और आपने परफॉर्म करना है। जिस तरह से आपने नसीम शाह की बात की, नसीम शाह ने देखें इंजरी के बाद नसीम शाह के साथ साथ हसन अली का भी जिक्र करते जी, हैं। हसन अली की हसन अली को उन्होंने वैसे ही बता दिया था कि हसन अली जो है स्क्वाड के हवाले से ज़रूर साथ में कैरी किया है, पर वर्ल्ड कप के स्क्वाड का मे भी हिस्सा ना हो। अच्छा जी। और सेकेंडली जहाँ तक आपने बात की नसीम शाह की, नसीम शाह ने PSL में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि वो उस तरह से अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दे सके न्यूजीलैंड की सीरीज़ में। बारह आयरलैंड में भी उनकी सीरीज़ में भी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं। बारह ये कि देखें इम्पैक्ट प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपको याद भी होगा जिस तरह से लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस तरह से उनका स्पेल था, वो स्पेल ऑफ द टूर्नामेंट था, और उनके अंदर देखिए पोटेंशियल है, वो आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल जी, जेफर आर्चर भी वापस आए हैं पाकिस्तान की टीम के अंदर। खुशाइन बात यह है कि हारिस रऊफ भी फिट हो गए हैं, हारिस रऊफ को भी मेडिकल पैनल ने फिट करा दे दी है और सीरीज़ में भी अवेलेबल होंगे। यानी कि अच्छा, पेस ओवरऑल बैक जो है होगा पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है। तो अब आज की परफॉर्मेंस पे जो है डिपेंड करता है कि क्या होगा। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजादवान, आपके कीमती वक्त था। हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम बात करते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज़ जिस पर अब हमारी नज़रें हैं और आज पहला मैच उसका खेला जाएगा। अब आज के ज़रा दिन के हवाले से बात कर ले। 22 मई है आज, और आज एक जिक्र कर लेते हैं। हम चूँकि खेल के मैदान में थे और अचीवमेंट्स की बात हो रही, तो पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ तो मैच जीतेगा इंशाल्लाह, सीरीज़ भी जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे कबल हम बताया चलें कि हमारे एक मायानाज कोहपैमा हैं सरबाज खान, और उन्होंने एक और चोटी सर कर ली है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को उन्होंने बग़ैर मसनूई ऑक्सीजन के सर किया है, और ये बग़ैर मसनूई ऑक्सीजन के सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं, जबकि 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियाँ बग़ैर ऑक्सीजन के सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। ये एजाज़ सरबाज खान ने गुज़िश्ता रोज़ हासिल किया है। माउंट एवरेस्ट को उन्होंने सर किया है, और अब तक वो 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां बगैर ऑक्सीजन के, बगैर सपोर्ट के सर कर चुके हैं। और बिल्कुल जनाब, और ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है। ऑक्सीजन के साथ तो हम देखते हैं कि कोहपैमा सर कर रहे हैं, लेकिन बगैर ऑक्सीजन के सर करना ये एक बहुत बड़ी और बड़ी दिलचस्प बात भी है, रिस्क भी है बहुत बड़ा। और वो कहते हैं ना कि रिस्क के बाद ही एक हम जो है अचीव कर सकते हैं जो भी हमारा माइलस्टोन होता है। तो रिस्क के बाद हमने देखा कि माइलस्टोन अचीव किया है। बिल्कुल जनाब, और इसके साथ साथ हम आज के दिन के हवाले से बात करें, आज के दिन की बात करें, आज के दिन के हवाले से बात करें तो आज हयातियाती तनव्वुर का दिन मनाया जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और ख़ास तौर पे इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, शऊर बेदार करना। इसके हवाले से हमारे पास डिटेल में एक रिपोर्ट है, तो आइए काज़िम दाद की रिपोर्ट देखते हैं। हयातियाती तनव्वुर के लिए मौसमियाती तब्दीलियां एक बड़ा चैलेंज हैं, क्योंकि ये तब्दीलियां कुदरती माहौल को इस कदर तेजी के साथ मुतासिर करती हैं कि बहुत से जानवर और नबातात उस तेजी से खुद को नए हालात के मुताबिक नहीं ढाल पाते। इसी दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हयातियाती तनव्वुर का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है, जिसको मनाने का मकसद हयातियाती तनव्वुर के बचाव का शऊर पैदा करना और इस नस्ल-ए-ऐन के हुसूल के लिए अहम इक़दामात की जरूरत पर जोर देना है।
अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 मिलियन अनवा मादूमियत के खतरे से दोचार हैं, जो कि जानदारों के मसाकिन की इन्हितात, तेजी से बढ़ती हुई आलूदगी और बदतरीन सूरत इख्तियार करते माहौलियाती बहरान का नतीजा है। हयातियाती नुकसान के नतीजे में जानवरों से इंसानों को लाहिक होने वाली बीमारियों के फैलाव में बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। हयातियाती तनव्वुर को कायम रखने से हमें वबाओं का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन ज़राए मुयस्सर आते हैं, जिनमें कोरोना वायरस जैसी वबाएं भी शामिल हैं। 2022 में हयातियाती तनव्वुर से मुताल्लिक कनाडा में आलमी फ्रेम वर्क मंजूर किया गया था, जिसमें कुछ अहदाफ तय किए गए थे। रवां साल तुर्किया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में फरीकैन इस मुआहदे के हासिल अहदाफ और गुज़िश्ता बरस किए गए वादों का जायजा लेंगे। जी जनाब, अब प्रोग्राम का जो है रुख आगे बढ़ाते हैं एक ऐसी खातून की तरफ जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और जब हम देखते हैं ख़वातीन हर मैदान में आगे हैं, तो ऐसे हो सकता है कि बिज़नेस के मैदान में ख़वातीन पीछे रह जाएं। फोर्ब्स एक ऐसे अमेरिकी अखबार है जिसमें हर साल जो दुनिया में बिज़नेस कर रहे हैं लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और उनका बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, उनका नाम बीच में आता है, उनको फ़ीचर किया जाता है। और वो ऐसे अफराद होते हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। हर साल 300 लोगों को फीचर किया जाता है। तो इस साल अमरीकी बिज़नेस अखबार फोर्ब्स में जिन खातून का नाम है वो हैं पाकिस्तानी खातून, और आज वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। फिल्म साज हैं जी बुशरा सुल्तान, और अंडर 30 हैं और पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। बुशरा ने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बुशरा, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बुशरा, अब सबसे पहले तो बताइए कि आर्ट्स कैटेगरी में शामिल करना, और आर्ट्स बड़ा क्रिएटिव काम होता है, और 30 इयर्स से कबल इतना पावरफुल और 300 लोग पूरी दुनिया से उनमें शामिल होना एक कैसी फीलिंग है? थोड़ा सा आपका जर्नी कैसा रहा इस हवाले से बताइएगा। बहुत हम्बलिंग फीलिंग है, बहुत प्राउड मोमेंट है, और बहुत अच्छा लगता है जब आपके माँ बाप आपको लाइक देख सकते हैं, होते हैं वो वहाँ पे ये सब देखने के लिए। दैट्स रियली अमेजिंग। बुशरा, तो ये बताइएगा कि ये सिलसिला शुरू कब हुआ, कब आप आर्ट की तरफ आईं, कब आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा, एक तो आपका काम आपको रिकॉग्नाइज करता है, एक आप खुद भी एफर्ट्स करते हैं, तो कब आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना शुरू किया और आपको लगा कि आप भी इस लिस्ट में आ सकते हैं? अच्छा, तो मेरी पहली कैंपेन से ही मुझे काफी ज्यादा रिकग्निशन मिल गई थी, जबकि मेरा बिल्कुल भी मैं प्योरली फिल्म मेकिंग की तरफ थी, और पहली कैंपेन से ही मुझे इतना अच्छा रिस्पांस और इतना अच्छा फीडबैक मिला कि उसके बाद से फिर मैं रुकी नहीं हूँ। तो इट्स बिन 3 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं ये कर रही हूँ, तो तब से ही मैंने, आई थिंक दैट वाज माय कॉलिंग। कॉलेज के ज़माने से ही आपने इसका आगाज़ कर दिया। तो अब होता है कुछ लोगों का कहते हैं कि टारगेट होता है कि हमने यहाँ तक पहुँचना है, और कुछ लोग होते हैं वो फ्री फॉल होते हैं कि हमें सिर्फ कामयाबियाँ हासिल करनी है, वो खुद से खुद हमें मिलती जाएंगी, हमें सिर्फ मेहनत करनी है। टारगेट था फोर्ब्स का, या फिर अभी जो गोल है वो अचीव करना बाकी है? अभी गोल तो अचीव करना बाकी है, ये उसका एक हिस्सा है। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। वो कहते हैं ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो अभी गोल्स बहुत से हैं। क्या गोल्स हैं आपके? ये तो मतलब साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बोलने के बजाय मैं एक्शन में बिलीव करती हूँ, तो साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वो सब चीजें और भी नजर आएंगी। कामयाबी वो जो नज़र आए। जब हम देखते हैं कि आर्ट्स या फिर ये कैटेगरी, इसमें वो सपोर्ट उस तरह से मौजूद नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इस तरह से शोहरत मिलती है या फिर इस तरह से रिस्पांस मिलता है, बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलता है। ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन की बात की जाए, तो अब इंस्पिरेशन है बहुत सारी ख़वातीन के लिए। कितना अहम है आपके लिए ये एजाज़ उन ख़वातीन के लिए जो इस शोबे में आगे आना चाहती हैं? आई थिंक बहुत बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ये एक पाथवे बनेगा या बन चुका है शायद सब औरतों के लिए, कि हम लोग वहां तक लाइक एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्लेटफॉर्म पे, मतलब रिकग्नाइज होना वो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, और होपफुली मैं बाकियों के लिए भी कुछ कर सकूंगी, जो मेरे साथ हैं सारे, ये मैं होप करती हूँ कि मैं कर सकूँ और उनको साथ लेके चलूं। तो ये आई गेस लाइक यू नो
आर्ट डायरेक्शन और इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं है, मोस्टली सिर्फ काम है। तो होपफुली ये एक अलग तरीके का एक्सपोजर देगी हमें। सही, बुशरा फिल्म साज हैं और आर्ट के बारे में कहा जाता है कि पे बैक ज़रा स्लोली करती है। इसका पे बैक ये होता है कि आपकी पर्सनालिटी पे ज़्यादा इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन फाइनेंशली जो है ज़रा स्लोली इसका हम देखते हैं कि हमें मिल रहा होता है। क्या वाकई ऐसा है, या बीइंग ए बिजनेस वुमन आपको लगता है कि नहीं, इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजीज और इसका पे बैक भी फ़ौरन होता है? इसका पे बैक है, ऑफ कोर्स है, इसमें कोई शक नहीं है। और डिपेंड करता है कि आपका काम और क्वालिटी कैसी है। अगर आपका काम और क्वालिटी अच्छी है तो लोग मेरे ख्याल से पे करने में इतना इतराते नहीं है। अगर आप उनको वो चीज दे दें जो आप जिसके लिए अच्छे हैं, जो आप जिसके लिए आप नोन है। हर किसी की बुशरा अपनी वर्थ होती है ना, तो जी, बस वो आपने अपनी वर्थ दिखानी है और प्रूव करनी है और आप कमा सकेंगे। फिल्म मेकिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिल्म मेकिंग हमारे यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पाई। हम देखते हैं हर अरसे के बाद कुछ एक अच्छी मूवी आती है, सिनेमा की तरफ लोग आते हैं, हम उसे कहते हैं सिनेमा रिवाइवल। अब पाकिस्तानी तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान का इमेज, हमारी इंडस्ट्री, हमारी सकाफ़त को पूरी दुनिया में उजागर करना, अब इस शोबे का इंतखाब ज़रा मुश्किल फ़ैसला नहीं है भला? बहुत मुश्किल काम है ये, फॉर श्योर। मतलब हम सब जो कर रहे हैं, आप मैं ये सारा कुछ बहुत मुश्किल है। और इसके इसके अंदर इस शोबे में काम करने के लिए आपके पास पैशन होना बहुत जरूरी है। पैशन के बगैर आप इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। तो आई फील लाइक कि जो लोग पैशनेट हैं वो करें। और रिवाइवल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है नहीं, तो इसलिए हम जैसे लोग लाइक वी ट्राई टू वर्क एज मच एज वी कैन टू गेट रिकग्नाइज्ड। तो बस होपफुली यहाँ पे लोग इस चीज को खुद भी रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे। तो मुझे बुशरा ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और रिवाइवल ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब आपने स्टार्ट में ये बात की कि बड़ा ज़बरदस्त होता है कि जब आपकी फैमिली आपके साथ हो, आपके पेरेंट्स ये देख रहे हों और इस चीज़ को विटनेस कर रहे हों कि उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कैसी फीलिंग थी? फैमिली का क्या फीडबैक था जब आपने आर्ट्स की तरफ आई, आप जब फिल्म मेकिंग की तरफ आई, तो क्या सपोर्ट थी आपको, या कुछ थोड़ा सा था कि साइड बाय साइड कुछ और भी कर लो, ये तो चलता रहेगा, तो शौक है? नहीं 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 नहीं, मेरे घर वाले जो है ना, वो छोटा सोचने ही नहीं देते। तो वो उनको ये था कि जो भी करो बड़ा करो। और हमेशा लाइक एक चीज पे फोकस रखो, 10 चीजों में हाथ डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मतलब हमें बहुत इंडिपेंडेंट सोच के साथ बड़ा किया है कि अपने डिसीजंस खुद लो, अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ो, सब कुछ खुद करो। तो वो जो है ना, हम मुझे जब मैंने फिल्म मेकिंग में जाने का डिसीजन लिया तो लाइक सब बहुत सपोर्टिव थे। और मेरे साथ तो हमेशा बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, हर चीज में, मेरी सही गलत हर बात में मेरे साथ सपोर्ट मुझे देते हैं। तो वो आई थिंक मैं अगर यहाँ तक पहुंची हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से, और कोई इसका क्रेडिट मुझे भी नहीं जाता, उनको जाता है सिर्फ अच्छा मेरे बुशरा, अम्मी अब हम अब्बू को देखते हैं कि जब बहनों काम को। होता है पेंट का हो या फिल्म मेकिंग का हो, स्क्रीन का काम हो, तो क्या डिफरेंस होगा बुशरा सुल्तान के काम में और जो अभी तक काम हो रहा है उसमें? जो मैं काम करती हूँ उसके बारे में पूछ रहे हैं आप? उसमें क्या डिफरेंस है और बाकी जो काम हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस होगा? बुशरा सुल्तान की आइडेंटिटी क्या बनेगी? क्या डिफरेंट करना चाहती मेरी आइडेंटिटी यही है कि लाइक माय वर्क इज very symbolic and it's very surrealistic in terms of imagery। तो वो जो है वो डिफरेंस है। जहाँ पे एक ही फॉर्मेट चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उस फॉर्मेट से हट के वो चीज करूँ। बातें वही हैं, सारी बातें वही हैं, वो भी वही बना रहे हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का तरीका हर किसी का फर्क होता है। तो आई बिलीव जो मेरा तरीका है वो थोड़ा सा फर्क है। शायद किसी को समझ आए, किसी को ना आए, लेकिन वही थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, फॉर श्योर।
बुशरा, एट द एंड कोई पैगाम देना चाहेंगी अपनी जैसी दीगर खवातीन को भी जो कि फिल्म मेकिंग में आगे आना चाहती हैं, इसमें अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हैं? यही मैं पैगाम दूंगी कि जरूर आए, लेकिन पैशन अगर नहीं है तो नहीं। अगर पैशन है तो फिर जरूर आए, और इसके लिए मेहनत करने से डरना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 48 आवर्स तक भी आप शूट कर रहे होते हैं बगैर सोए, तो वो आपको ये चीजें करनी होंगी, और ये सिर्फ पैशन के साथ ही होता है। कंसिस्टेंसी और पैशन के साथ। इनिशियली बहुत शुक्रिया बुशरा ऐसी सुल्तान, कोई थैंक यू बेस वेरी नहीं मच, आप हमारे साथ ही, और हम एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है फोर्ब्स मैगजीन में, दुनिया भर में लोगों में पाकिस्तान का नाम रोशन करना, पाकिस्तान को फीचर करना है, यकीनी तौर पर हम सब के लिए एक कामयाबी है। और अब हम कुछ बात करेंगे दुनिया भर के हवाले से। जो दुनिया में खेल खेले जाते हैं उनमें कहा जाता है कि खेल एक ऐसा मैदान होता है, या खेल ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना एग्रेशन निकालते हैं और बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को डाइवर्ट किया जाता है, और अब इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात भी की जाती है। कि आप पेरिस पैरालंपिक्स के हवाले जी से बात नहीं करी? पेरिस पैरालंपिक्स और 2024 तैयारियां जारी हैं। वेन्यूज़ की जो है वो आप देख लिया कि कितने वेन्यूज़ हमने सेलेक्ट करने हैं, 18 वेन्यू सेलेक्ट किए जाएंगे। और आपको बता दूं कि 99 डेज़ रहते हैं, 99 डेज़ बाद ये पैरालंपिक्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे। दुनिया भर में जो है ना सबकी नज़रें होती हैं इस पैरालंपिक्स पे, और इसके साथ साथ इसके 22 में से 14 खेलों के मुकाबले जो है वो डिफरेंट 14 वेन्यूज़ पर मुनक्किद किए जाएंगे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि 184 डेलीगेशंस के एथलीट्स जो हैं वो पेरिस में लाइट शो भी इसमें भी हिस्सा लेंगे। हमारे खबर देने का मकसद भी आपको यही है कि जैसे ही 100 दिन से कम वक्त रहता है तो फिर एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जैसे ही आवर्स का काउंटडाउन होता है वैसे ही डेज का भी काउंटडाउन होता है। अब कुछ बात करेंगे हम ऐसे अचीवर्स की जो कि एक काम के साथ साथ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक काम जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनका फोकस होता है लेकिन वो साथ कुछ और भी कर रहे होते हैं। हरफन मौला पंजाब पुलिस में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं एज ए सब इंस्पेक्टर, और फिर मौका मिला उन्हें ट्रेनिंग के दौरान चूंग ट्रेनिंग, पाकिस्तान का एक पुलिस स्कूल है जहां पर ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर पुलिस अफसरों को, पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पर सब इंस्पेक्टर, अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर और CSS के इम्तिहान में कामयाब। बिल्कुल जनाब, 5 ऐसे सब इंस्पेक्टर्स हैं जिन्होंने CSS का इम्तिहान दिया है, और आज हमारे साथ भी ऐसे ही 2 लोग मौजूद हैं जिन्होंने CSS क्लियर कर लिया है। और ये कैसी जर्नी रही, क्योंकि अक्सर औकात जब हम देखते हैं कि एस्पिरेंट्स यही बात करते हैं कि सब कुछ छोड़ा, जॉब छोड़ी, सोशल लाइफ छोड़ी, लेकिन एक अंडर ट्रेनिंग होते हुए कैसे ये करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करें जो 2 लोग हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं उनमें एक खातून है उम्मुल मुनीन, और उन्होंने बीइंग सब इंस्पेक्टर जो अपने ना सिर्फ अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने ख़ानदान में पहली खातून हैं जो एज ए सब इंस्पेक्टर उन्होंने पुलिस को ज्वाइन करने के बाद CSS क्लियर किया और बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर अब वो फ़राइज़ संभालेंगी। दूसरी जानिब उनके साथ मौजूद हैं अवैस अरशद, वो भी पंजाब पुलिस में, और उनका भी यही कहना था कि मुझे बनना तो CSS ऑफिसर ही था, अब सब इंस्पेक्टर तो जो है वो अब बाकायदा डिग्री के बाद, इंजीनियर बनने के बाद वो पुलिस ज्वाइन की। और आज दोनों ने हमें ज्वाइन कर लिया है सुबह पाकिस्तान में, तो आप दोनों को, मुलबनीन और अवैस अरशद, आपको खुशामदीद भी कहते हैं, मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अवैस, अच्छा मुझसे आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं और फिर उम्मुल बनीन से भी ये जवाब लेना चाहूँगी कि अपनी ख्वाहिशात पूरी हो जाना, अपनी ड्रीम्स अचीव कर लेना, अपने गोल्स अचीव कर लेना एक बहुत बड़ी बात है। कैसा फील हो रहा है? जी, पंजाब पुलिस के 2 होनहार सब इंस्पेक्टर्स जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है और इन सर्विस अंडर ट्रेनिंग, लेकिन CSS के इम्तिहान में न सिर्फ अपीयर हुए बल्कि CSS का इम्तिहान पास करके असिस्टेंट कमिश्नर भी बन गए। और अब देखते हैं कि बाकायदा उन्हें जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनकी जानिब से इस बात पर मुबारकबाद भी दी जा रही है, अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। इनके अपनी जब बात की जाती है तो ये दोनों सब इंस्पेक्टर्स का ये कहना था कि हमें बाकायदा सपोर्ट किया गया है, हमें मोटिवेट किया गया है कि हम इस इम्तिहान में आएँ और न सिर्फ इसको अटैम्प्ट करें
बल्कि इसी सपोर्ट की वजह से वो कामयाब भी हुए हैं। बिल्कुल जनाब, हमें ज्वाइन किया है उम्मुल बनीन ने और अवैस अरशद ने, और देखा जाए तो आपकी स्ट्रगल्स होती है, सपोर्ट होती है, और उम्मुल बनीन का ताल्लुक भी सरगोदा के गांव से है और वहाँ से उन्होंने अपनी मेहनत का सिलसिला शुरू किया और आज उसका फल उनको मिला है, और इसके बाद भी हम दुआ गो हैं कि आपको मज़ीद कामयाबियाँ और बहुत सारी तरक्कियाँ ऐसी मिलती रहें। मिसालें बनते हैं ऐसे नौजवान जो कि बाकी आने वाले स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। स्ट्रगल्स होती हैं, आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाती अगर आपको आपकी डिग्री के बाद वो वाली जॉब जो आपकी ड्रीम जॉब है वो नहीं मिल रही, तो ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। आप एक जॉब के साथ कुछ और जो आपका ख्वाब है उसको भी कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और ये हमारे सामने जीती जागती मिसालें मौजूद। बिल्कुल जनाब, लेकिन इसके साथ साथ रिजवान, जिस तरह हम बात कर रहे हैं और आपने भी ये बात की कि सपोर्ट मिली, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हों जिनके कुछ ख्वाब हों, जो कि अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हों, तो हमने उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे पे भी ये फ़र्ज़ ऑब्वियसली हमारा बनता भी है जब हमारे पास पार होती है और हमारे साथ कोई काम कर रहा होता है, और फिर जब हम उनको देखते हैं फलता फूलता आगे बढ़ता, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ऐसे ही जो लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जी सब इंस्पेक्टर्स के जिन्होंने CSS का एग्ज़ाम्स दिए, एग्जाम्स क्लियर किए, और अब जो है वो एक माइंडसेट भी है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ाई के साथ आपने कोई काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप पैसे कमाना शुरू कर दें, आपकी जॉब हो जाए, तो फिर उसी में सेटल हों, उसी में एक्सेल करने की कोशिश करें और बस ज़िंदगी को जिस रवानी से गुजर रही है उसी तरह से गुजारें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें कहते हैं, हम कहते हैं कि तुंदिए बाद मुखालिफ से वो चलते हैं तो उड़ते हैं, तो फिर वो और ऊंचा उड़ते हैं। तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराया होगा, अब ये तो चलती है। हमें उम्मुल बनीन ने ज्वाइन कर लिया है और अवैस अरशद ने ज्वाइन कर लिया है। उम्मुल बनीन और अवैस, आपको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपसे जानना चाहूँगी दोनों के जो ख्यालात हैं इस हवाले से कि जब अपनी गोल्स अचीव कर लिए, बीइंग अ सब इंस्पेक्टर, काम करते रहे, मेहनत करते रहे, सियासत पढ़ते भी रहे, आप कैसा महसूस हो रहा है? यस हेलो जी जी हेलो, वो बोल रहे हैं उधर से, लेकिन हमारी आवाज़ उधर नहीं जा रही, उम्मुल कॉल बनीन डिस्कनेक्ट ने हो हमें गई। ज्वाइन किया हुआ है और हम कोशिश करें कि उनसे कनेक्ट कर लें। कुछ हमारा ग्लिच है, उसके बाद इंशाल्लाह हम उनसे कनेक्ट भी करेंगे और बात भी करेंगे। और ये रिजवान उन लोगों ट्रेनिंग के सेंटर लिए का थोड़ा सा अपने नाज़रीन को पता चलें कि चुंग ट्रेनिंग सेंटर लाहौर से कुछ फासले पर मौजूद है, मुल्तान रोड के ऊपर, और यहाँ पर DIG महबूब साहब ने जिस तरह से मोटिवेट किया अपने इन अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स को, दोनों सब इंस्पेक्टर्स को, और फिर उनके लिए जो आसानियाँ फ्राहम की। अब ट्रेनिंग में हम देखते हैं कि चाहे वो किसी भी फील्ड में ट्रेनिंग हो, डॉक्टर्स की हो, पैरामेडिक्स की हो, वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की हो, अफसरान की हो, या फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग के दौरान आप किसी और चीज़ पर फोकस करें, ये मुमकिन नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इस दौरान अगर आपके ट्रेनर्स ही, आपके जो ऑफिसर्स हैं वही आपको मोटिवेट करें कि हाँ, अगर आपका कोई ख्वाब है, बड़े कीमती लोग होते हैं ऐसे जो आपको आपके ख्वाब पूरा करने का न सिर्फ मौका देते हैं बल्कि आपका पूरा साथ भी देते हैं। अच्छा, जहाँ पे हम ख्वाबों के हवाले से बात करते हैं, तो रिजवान, जब तक हम कनेक्ट करते हैं अपने गेस्ट से, तो मैं कुछ बड़ी दिलचस्प और अजीब खबरें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ लोगों के ख्वाब बड़े मुख्तलिफ होते हैं और वो कुछ भी हो वो ख्वाब पूरा कर लेते हैं। कभी कभी हमारा ख्वाब ये होता है कि हम कोई बहुत डिफरेंट सी, कोई उठ पिटांग सी हरकत करें, और कभी कभी हमारा दिल चाहता है कि हम किसी को ना बताएं क्योंकि परमिशन लेंगे तो नहीं मिलेगी। ऐसा ही किया एक खातून ने अमरीकी हवाई जहाज़ में, और इन खातून ने क्या किया कि इनके जो ख्वाब था वो बड़ा डिफरेंट था, और उन्होंने जो अपना ख्वाब तो पूरा किया, लेकिन उनके ख्वाब को पूरा करते हुए सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होगी। देखा गया है कि अमरीकी खातून जहाँ पे सामान रखा जाता है हवाई जहाज़ में, सामान रखने वाले कैबिन में, वहाँ पे सोने की तैयारी करती दिखाई दी हैं, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो उधर जाके सो गई हैं। अब यहाँ पे जो ज़रा ज़्यादा चौड़ा बैग हो वो भी पूरा नहीं आता, लेकिन ये खातून कैसे क्यों ना इनका ये ख्वाब था कि उन्होंने हवाई जहाज़ के इस केबिन में सोना था, तो रेलवे में ये सहूलत मौजूद है कि बर्थ मौजूद होते हैं, आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बहरहाल जी, हम चलते हैं लाहौर, और हमारे साथ अवैस अरशद मौजूद हैं, उम्मुल बनीन हैं, दोनों CSS ऑफिसर्स हैं, अब असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारकबाद दोनों को, बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अवैस और उम्मुल बनीन, आपसे ये जानना चाहूँगी, कैन यू हियर अस? इतना बड़ा आपने गोल अपना अचीव किया है, तो अब कैसी आपकी फीलिंग्स है? फैमिली आपको जो है, क्या उनका फीडबैक है? इर्द गिर्द के लोग जो आपके सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने आपको मेंटोर्स हैं, जिन्होंने गाइड भी किया, उनकी कैसे जो है फीलिंग्स हैं कि आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है? पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी अवैस आप, और फिर उम्मुल बनीन अपने ख्यालात के साथ।
जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा शौक में थी। मैंने अपने सीएसएस के जर्नी में उन्हें बताया नहीं था कि मैं सीएसएस के एग्जाम्स दे रहा हूँ। मेरा जब रिटर्न का रिजल्ट आया था तब भी मैंने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया था कि मेरा रिटर्न पास हो गया है। फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो फाइनल रिजल्ट में मैं लाहौर में था और मैंने वीडियो कॉल पे लेके अपनी फैमिली को बताया कि आपने सीएसएस कर लिया है। तो वो कंफ्यूज हो गए कि आपने सीएसएस कर लिया का क्या मतलब। मैंने कहा कि अगर अवैस ने कर लिया तो इसका मतलब मेरी फैमिली ने सीएसएस कर लिया है। तो वो बहुत ज़्यादा शौक भी थे, रो रहे थे, हंस रहे थे। मैंने वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड भी की हुई है, उसको अपने पास भी रखा हुआ है। और इस सारी अचीवमेंट के बाद मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी फील करता हूँ और कि ये जितनी भी स्ट्रगल है ये आपको पे ऑफ कर रही है। और मैं इसमें एक शेर ऐड करना चाहूँगा कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। और यकीनी तौर पर अवैस आसान नहीं है उम्मुल बुनीन, ये सफ़र आसान नहीं है। सीएसएस की तैयारी, जब हम कामयाब स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में आते हैं, जब वो कामयाब होते हैं तो सबको लगता है आसान होगा, लेकिन जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, खुद कोशिश करते हैं तो इतना आसान नहीं होता। तो इस कामयाबी को आसान कैसे बनाया आपने? बिल्कुल, ये कामयाबी आसान नहीं होती, किसी के लिए भी नहीं होती। और इनफैक्ट सबकी जर्नी जो है वो अलग अलग होती है। हम ये भी नहीं कह सकते कि सबके लिए ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आसान भी होती है। इसमें आपकी इंडिविजुअल डिग्री मैटर करती है, आपके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं, आपकी एजुकेशन मैटर करती है। लेकिन मेरे लिए पर्सनली दिस वाज अ लॉन्ग जर्नी। इन 2020 आई गॉट माई डिग्री और उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस एंड आई जॉइंड पुलिस बिकॉज आई वांटेड सपोर्ट फ्रॉम अ जॉब एंड पुलिस हैज़ सपोर्टेड मी एज अ जॉब एंड एज अ डिपार्टमेंट itself. It has become a family for me and during my journey it has supported me a lot. That's how I want to say it. वेल जी, ये तो बड़ा अहम है कि फैमिली की सपोर्ट हो, आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपके जो आला अफसरान हैं उनकी सपोर्ट हो। तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अवैस ने कहा ना कि उन्होंने अपनी फैमिली को सरप्राइज़ दिया, तो कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है। الأحياء منهم للأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر. اللهم إن هؤلاء المسجين قدامنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نزلوا بك وأنت خير منزول به. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا. اللهم إنهم وإنا لا نجيرهم لا يجيرنا منك أحد فلا نجد من دونك ملتحدا. اللهم اغفر لهم. اللهم ارفع درجاتهم. اللهم ارحمهم. اللهم احشرهم مع محمد وآل محمد. اللهم أعل درجاتهم في العليين وصل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات. همینک ईरान के आजहानी सदर इब्राहिम रईसी जो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए, उनकी नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के रहबर आज़म अली ख़amenei ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आपको बताते चलें कि आजहानी सदर इब्राहिम रईसी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए 2 रोज़ कबल। आज तीसरा रोज़ है। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया।
बड़ी तादाद में इस नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी ईरान का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। हम आपको ये मनाज़र दिखा रहे थे तेहरान से, जहाँ पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा अदा की गई है। बिल्कुल जनाब, आप प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ अवैस, अरशद और उम्मुल बनीन मौजूद है। उम्मुल बनीन, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी ये स्ट्रगल कब शुरू हुई? क्या आपने पहले भी कोई अटैम्प्ट दी थी CSS की तैयारी? कब से स्टार्ट की, या आखिर में ही जब आप सब इंस्पेक्टर थी तभी इसकी तैयारी स्टार्ट की? मैंने CSS की तैयारी स्टार्ट की थी 2020 में, अपनी डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में, और इसके बाद आई केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग एंड देन आई अपेयर्ड इन 2023. दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और इसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था जब आई वाज इन ट्रेनिंग इन चोंग, PTC चोंग, लाहौर. And then during my interview preparation I was in under training, and then when the result was announced my training was complete. क्या ज़बरदस्त बात है कि एक साथ साथ दो चीज़ें, रिज़ल्ट भी आ गया और ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो गई। अवैस, हम आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे नौजवान अटैम्प्ट करते हैं, 12 अटैम्प्ट करते हैं और ख़्वाब होता है CSS करना। आपकी तैयारी किन मराहिल से गुजरी और क्या ख़ास चीज़ थी जिसने आपको कामयाब करवाया आपके रिटन रिज़ल्ट में भी और उसके बाद जो आगे रिज़ल्ट से आगे जो आपके इम्तिहानात थे उसमें भी? जी बिल्कुल, मैं अगर इसको वन वर्ड में आंसर करना चाहूँ तो वो एक चीज़ जिसने मुझे ये करवाया वो कन्विक्शन थी। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने करना है, फिर आपके लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस हों, सोशल चैलेंजेस हों, या इसके अलावा फैमिली के कुछ चैलेंजेस हों, आप सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी ट्रेनिंग के साथ ही इसको कंटिन्यू करूँगा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी भी हासिल की। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कई अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, कई दफ़ा आपको सपोर्ट मिलती है, कई दफ़ा आपको सपोर्ट नहीं मिलती। तो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स और प्रोफेशनली मेरे जो कमांडेंट साहब हैं उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया था और उनकी सपोर्ट की वजह से मैं इस सक्सेस को अचीव करने में कामयाबी मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे क्या आपने भी पहले अटेम्प्ट किया था या आपने कब तैयारी स्टार्ट की? क्योंकि ख्वाब तो आप दोनों का था और बहुत से लोगों का होता है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपको एक जॉब मिल जाती है तो आपको लगता है कि अब मैंने इसमें ही एक्सेल करना है, मैं किसी और फील्ड में नहीं जाना चाहूँगा, या अब मैं और अपने ऊपर एक और बर्डन क्यों लूँ तैयारी का? जी बिल्कुल, ये तो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, लेकिन मैं अपने माइंड में पहले डिसाइडेड था। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की, फिर उसके बाद मैंने पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। मेरी इवेंचुअल जो इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आई हैड डिसाइडेड कि मैंने जो पाकिस्तान का एक टॉप एग्जामिनेशन होता है उसे क्रैक करना है, तो आई वाज ऑलरेडी डिसाइडेड। बिल्कुल सही। उम्मुल बनीन, ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद रहना, फिर जिस बैकग्राउंड से आप हैं, एक गांव से आना, वहाँ पर तालीम हासिल करना, फिर पुलिस की जॉब करना, ये सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज होना, ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, बड़ी टफ़ चीज़ें हैं। अगर ख़ास तौर पर हम खातून के हवाले से बात करें, किसी लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को मैनेज करना, इसके साथ साथ CSS करना। तो कैसे मैनेज किया आपने, क्योंकि ट्रेनिंग के शेड्यूल भी बहुत सख्त होते हैं? जी बिल्कुल, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बीइंग अ वुमेन, इवन द बेसिक एजुकेशन ऑफ माई सेल्फ आई वुड से दैट इट वाज आल्सो अ हार्ड टास्क। तो CSS तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए। और जब मैंने CSS करने का डिसाइड किया था, मैं तब भी यही सोचती थी कि आई हैड सेल्फ डाउट्स कि मेरी डिग्री भी एज सच कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, तो व्हाट एम आई गोना डू। लेकिन आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ, और मैं हमेशा से देखती आ रही हूँ औरतों को, अपनी फैमिली की औरतों को, दे ऑलवेज सर्व देयर फैमिलीज़, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं, एंड दे डू नॉट हैव अ सेल्फ रियलाइजेशन, उनकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती। आई वांटेड टू हैव दैट इंडिविजुअल आइडेंटिटी फॉर माई self, and that's why I did that. Even during training I managed it because I wanted that personal self of my own. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब आगे बढ़ते हैं। जी, हम आगे बढ़ेंगे और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार SCO इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं।